प्रिय छात्रों, इस वर्ष की एमपी सुपर 100 की परीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको 2024 का एमपी सुपर 100 नीट का पेपर समझाने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल पूछे गए थे और सभी क्वेश्चन हमारे बैच से पूछे गए थे। हमारे चैनल के द्वारा कई छात्रों का सिलेक्शन हुआ था, अच्छी अच्छी रैंकें आई थी, जिन्हें आप कमेंट में देख सकते हैं। प्रिय छात्रों, देखिए यहाँ पर इन्होंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि शुक्राणु निर्माण के लिए स्क्रोटम का कितना तापमान आवश्यक होता है। तो स्क्रोटम माना होता है मेरे बच्चों वृषण कोश, और वृषण कोश में मेरे बच्चों वृषण बंद रहते हैं जो कि शुक्राणु बनाते हैं। तो शुक्राणु बनाने के लिए कितना तापक्रम आवश्यक होता है, तो मेरे बच्चों शारीरिक तापक्रम से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए जो मनुष्य में वृषण कोश होते हैं या वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि उन्हें शुक्राणु बनाना है, उन्हें स्पर्म बनाना है। उन्हें क्या बनाना है मेरे बच्चों? स्पर्म बनाना है। आप याद रखें, स्पर्म बहुत जरूरी है, बच्चे जानते नहीं हैं। स्पर्म अंग्रेजी में कहते हैं, शुक्राणु हिंदी में कहते हैं। यह युग्मक होते हैं, इनसे ही आगे चल के मनुष्यों की रचना होती है। मेरे बच्चों अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था कि फेफड़ों का आवरण कहलाता है। फेफड़े माने लंग्स, फेफड़े माने मेरे बच्चों लंग्स, तो इनका आवरण कहलाता है मेरे बच्चों पिलूरा। अब जो गांव के छात्र हैं वो जानते हैं आवरण। मेरे बच्चों गांव में यदि किसी चीज़ को अपन कवर करते हैं तो एक चीज़ होती है पाल, या कहें तिरपाल। अपने मम्मी पापा से पूछना, तिरपाल, तिरपाल से अपन किसी भी वस्तु को कवर कर देते हैं, ठीक है। पानी से बचाने के लिए, किसी से भी बचाना हो अपन को, तिरपाल बोलते हैं उसको। तो देखिए फेफड़ों का आवरण, फेफड़ों को बचाना, फेफड़ों का जो अपने फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं मेरे बच्चों, इनके आसपास जो आवरण होता है वो पिलूरा कहलाता है। यह पिलूरा शब्द मेरे बच्चों गांव के पाल से बना है। अब मेरे बच्चों आपसे आगे क्या पूछ सकते हैं मेरे बच्चों, क्या पूछ सकते हैं कि पेरिकार्डियम क्या है। पेरिकार्डियम क्या है? तो हृदय का जो अध्यावरण होता है वो पेरिकार्डियम कहलाता है। पूछेंगे वो तो यही करते रहते हैं, यही करते रहते हैं मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों यदि आपको बहुत अच्छी से सब कुछ समझना है तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैच को ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मेरे बच्चों फेफड़ों का काम क्या है? श्वसन करना। यही आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। श्वसन में क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। मेरे बच्चों अब आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो इसका जो आंसर है मेरे बच्चों, पहला आंसर जो है, इसका जो पहला आंसर है मेरे बच्चों वो एकदम करेक्ट है आपका। इसलिए करेक्ट है कि लिखा हुआ कि क्षोभ मंडल में। तो मेरे बच्चों ये क्षोभ मंडल में ओजोन परत होती नहीं है। आपकी मेरे बच्चों जो ओजोन परत होती है मेरे बच्चों, आपकी जो ओजोन लेयर होती है समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। यहाँ लिखा है ट्रोपोस्फीयर, तो ट्रोपोस्फीयर में नहीं होती है। कहाँ होती है मेरे बच्चों? ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, माने समताप मंडल में। तो पहला आंसर जो गलत हो गया। अगले जो आंसर है वो आपको अच्छे से याद करना है। कैसे याद करना है कि वायुमंडल में आणविक ऑक्सीजन पर यूवी किरणों की क्रिया से ओजोन बनती है। सत्य बात है। और यूवी किरणों से जो है मेरे बच्चों अपन को जो ओजोन परत बचाती है। ओजोन का उत्पादन और क्षरण हमेशा संतुलन में रहता है, ठीक है। ओजोन परत समताप मंडल में माने मेरे बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ओजोन परत से मेरे बच्चों हमेशा प्रश्न आता है, ओजोन परत को नुकसान किससे होता है? ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओजोन परत को मेरे बच्चों नुकसान होता है CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इससे ओजोन परत में मेरे बच्चों छिद्र हो रहा है, जिससे यूवी किरणें मनुष्यों तक पहुंचेंगी और मेरे बच्चों फिर क्या होगा? कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे सरल प्रश्न मेरे बच्चों आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एबीज और स्तनधारियों में मौजूद कपाल तंत्रिकाओं की सही संख्या है।
तो एबीज में मेरे बच्चों 12 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और स्तनधारियों में भी 12 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, इसलिए इसका आंसर मेरे बच्चों क्या है, सी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। तो इनके नाम याद नहीं करना है, नाम बहुत कठिन है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितनी कितनी कपाल तंत्रिका जो हैं, ऐसे ट्राइजेमिनल है वो भी एक कपाल तंत्रिका है। तो एबीज में और स्तनधारियों में कपाल तंत्रिकाएं होती हैं 12। अगला मेरे बच्चों प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है। तो यहाँ आप देखें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यदि बीमार हो रहे हो तो उसको संक्रमित बीमारी है। कुछ बीमारियां आपके मम्मी पापा आपको शुरू से सिखा देते हैं, किसी को जुकाम हो मेरे बच्चों तो उसके पास बैठोगे आप तो वो छींकेगा तो आपको भी जुकाम लग सकता है। कोरोना में क्या था, कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, टीबी एक संक्रामक बीमारी मेरे बच्चों। तो कुछ बीमारी संक्रामक होती हैं, माने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो पहुंच जाती हैं, वो संक्रामक कहलाती हैं। तो इसका आंसर आपका सही है सी। तो मेरे बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि नीचे कॉलम में ग्रंथियों के नाम और कॉलम 2 में उनकी स्थिति दी गई है। ठीक दी गई है, नीचे दिए कौन से विकल्प में ग्रंथियों के नाम व उनकी स्थिति। तो देखिए ग्रंथियों के नाम और स्थिति का सही संबंध है। तो देखिए यहाँ पे कॉलम आ, कॉलम 1 और कॉलम 2। अब आपको मेरे बच्चों क्या करना पड़ता है, इस प्रकार का प्रश्न फ्री का नंबर आपको दिलाता है और हर साल ये प्रश्न ऐसा प्रश्न आता है। तो आप इधर देखें मेरे बच्चों, बाएं तरफ आप इधर देखते चलें और इधर देखते चलें, जो आपको जोड़ी सही लग रही है उसको पहले मिला दिया करें आप। जैसे कि मैं मेरे बच्चों जो गैस्ट्रिक ग्रंथि है, गैस बन रही, गैस बनती है पेट में और पेट को कहते हैं महामाशय। तो कम से कम मेरे बच्चों आप डी को क्यू से तो मिला सकते हो। अब डी से क्यू को कहाँ दिख रहा है आपको मेरे बच्चों, ये बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो यहीं से आपका ये आंसर जो है 1 सेकंड में आपका आंसर बन जाएगा और बाकी आप मिला लेना। लेबर कुहनी की दरारें का संबंध है मेरे बच्चों आंत से। तो लेबर कुहनी की दरारें आंत, लेबर कुहनी की दरारें मेरे बच्चों आंत, इसको याद कर लो, पेपर में प्रश्न आते रहते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय में अग्नाशय क्या है, ये ड्यूडेनम के लूप में। ठीक है, अग्नाशय में ड्यूडेनम के लूप पाए जाते हैं, अग्नाशय में ड्यूडेनम के लूप पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि ये मिलती है आपको वृक्क के ऊपर, ये रट लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता रहता है आपका मेरे बच्चों अगला प्रश्न है कि हृदय का पेसमेकर कहलाता है। तो जो आपका हृदय है इसका पेसमेकर माने हृदय की शुरुआत कौन करता है, तो हृदय का पेसमेकर जो है आपका SA नोड कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन निर्माण से संबंधित है, तो खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका ER, जिसको अपने ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 4 कक्षीय हृदय किस समूह के जंतुओं में पाया जाता है। तो 4 कक्षीय हृदय हमेशा पूछे जाते हैं, 3 कक्षीय हृदय। तो 4 कक्षीय हृदय की बात करते हैं तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय देखने को मिलते हैं। माने जिससे इनका जो ब्लड है आपस में मिले नहीं। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लो, रिपीट होने वाला प्रश्न है और ये हर साल पूछा जाता है आपका कि 4 कक्षीय हृदय किन किन जीवों में मिलते हैं। तो मगरमच्छ, पक्षी, स्तनधारी। अगला प्रश्न है कि हृदय का प्रकुंचन दाब अनुशीतलन दाब से अधिक होता है, क्योंकि प्रकुंचन के दौरान हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में जबरदस्ती पंप किया जाता है, ना कि अनुशीतलन के दौरान। इसलिए आपका जो आंसर करेक्ट है आपका पहला वाला सही है। मेरे बच्चों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में विभिन्न गैसों के योगदान को दर्शाने वाले चार्ट का संदर्भ लें। अब गैसें जो PQRS को यहाँ दिखाया गया है उनके बारे में आपको गलत कथन पहचानना है। तो गलत कथन पहचान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। ये बहुत सरल प्रश्न आपसे पूछा गया था, इतना सरल प्रश्न मेरे बच्चों आपसे पेपर में नहीं पूछना चाहिए था। P एक गैस हो सकती है जो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक, देखो जीवाश्म ईंधन जितने भी होते हैं मेरे बच्चों
तो इनके उपयोग से गर्मी बढ़ती है, माने ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये तो सही हो गया आपका। क्यू बायोमास के पूर्ण दहन द्वारा उत्पादित गैस हो सकती है, माने क्यू बायोमास माने मेरे बच्चों जो मीथेन गैस है उसका पूर्ण दहन होता है, और मीथेन गैस अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस है, वो भी गर्मी उत्पन्न करती है, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो ये भी मेरे बच्चों करेक्ट आंसर है। फिर आर एक अप्राकृतिक गैसीय यौगिक हो सकती है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर कंडीशनर में किया जाता है। तो मेरे बच्चों जो एयर कंडीशनर होती हैं इनमें जो गैस होती है मेरे बच्चों वो CFC भरी होती है। कौन सी भरी होती है? CFC। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है वो भी ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है, वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। लेकिन मेरे बच्चों जो डी ऑप्शन हैं देख सकते हैं आप, एस नाइट्रोजन युक्त ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस हो सकती है। जबकि ये 3 गैसें हैं मेरे बच्चों, आप देख रहे हैं ABC वाली, ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें हैं। तो गलत कथन पहचानना था, तो डी ऑप्शन वाला जो है गलत कथन है आपका। अब मेरे बच्चों अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि यदि समुद्र तल पर रहने वाला कोई व्यक्ति 8000 फीट ऊंची पहाड़ी पर रहने चला जाता है तो उसके रक्त में लगभग 15 दिन में क्या परिवर्तन होगा? तो मेरे बच्चों उसमें क्या होगा कि RBC की संख्या जो है अधिक हो जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी अधिक हो जाएगा। तो मेरे बच्चों पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जब शादियां होती थी, आज भी है, पहाड़ों पर शिमला मनाली घूमने जाते हैं तो वो पहाड़ होते हैं, तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं घर लौटते हैं तो घर वाले कहते हैं आप तो बहुत अच्छे लगने लगे, सुंदर लगने लगे। तो मेरे बच्चों एक वैज्ञानिक क्रिया है, यदि आप पहाड़ पर जाते हैं तो आप गोरे हो जाते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है मेरे बच्चों RBC की संख्या अधिक हो जाती है। RBC माने रेड ब्लड सेल, और अपने बीमार किसकी कमी से होते हैं? RBC की कमी से होते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों पर घूमने जाना चाहिए यदि आपके पास पैसे हैं। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक स्तनधारी के शरीर से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा उत्सर्जित होती है, माने निकलती है? किसके द्वारा? तो इसमें लिखा हुआ है मूत्र। तो मेरे बच्चों मूत्र के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है, आप सभी को पता है अमोनिया का। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है मूत्र के द्वारा बाहर निकलती है। अगला प्रश्न मेरे बच्चों, निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम में माने बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, माने पहले छोटी छोटी से फिर बड़ी बड़ी से और बड़ी ऐसे व्यवस्थित करना है। तो ये प्रश्न दुनिया का सबसे सरल प्रश्न था, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है मेरे बच्चों कि शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये एक कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका है। तो लास्ट में 1 नंबर आना चाहिए। यदि आप ऑप्शन में देखेंगे मेरे बच्चों तो लास्ट में 1 नंबर आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ A ऑप्शन में मिलेगा। अब बाकी आपको ऑप्शन देखने ही नहीं थे, इसके अलावा और देख लेते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका होती है मेरे बच्चों बैक्टीरिया की होती है, जिससे बीमार हो जाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों जो RBC होती है, उससे बड़ी कोशिका मुर्गी का जो अंडा है वो होती है, और उससे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने सभी नोट्स में आपके क्वेश्चन करवाए थे। अगला प्रश्न है आपका मेरे बच्चों की कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सभी अपन एक एक करके पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन के साथ 250 गुना अधिक समानता होती है। तो समझो, तो मेरे जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, ये आपके रक्त से 250 गुना अधिक तेजी से ऑक्सीजन के मुकाबले जुड़ जाती है। ऑक्सीजन देखती रह जाएगी और ये आपके RBC से मेरे बच्चों हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और ऑक्सीजन को नहीं आने देगी और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या होता है सर्दियों में कई लोग क्या करते हैं, अलाव जला लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो जो ईंधन जलता है मेरे बच्चों ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस न बन के CO गैस बनती है और 250 गुना तेजी से अपने हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। तो पहला तो करेक्ट हो गया। अगला क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत यातायात है। तो बिल्कुल मेरे बच्चों सही बात है। यदि अपनी गाड़ियों में क्या है, जो फिल्टर होते हैं आपके, यदि वो सही साफ नहीं है तो मेरे बच्चों मोटरसाइकिल है, वाहन है, तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
अगला प्रश्न है कि सर्दियों के दौरान, देखो बात है सर्दियों के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता आम है, ये भी सही बात है, लेकिन समझो बात क्या, कौन सा कथन गलत है। अब आम बात तो इसलिए नहीं कह सकते हैं, फिर तो हजारों लोग उसमें मर जाते, लेकिन कई बार दुर्घटना हो जाती है। डी देख लेते हैं अपन कि फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, सब बिल्कुल अच्छा है। तो CO जो है HB से जुड़ती है, तो कार्बो मिलकर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन जो सी ऑप्शन है मेरे बच्चों कि सर्दियों के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता आम है, ठीक है, तो एकदम करेक्ट नहीं, एकदम करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों ये सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे का रक्त समूह IA, IO, IB, IO है, कौन सा कथन उनके माता पिता के रक्त समूह के संबंध में असत्य होगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है, उनके माता पिता में से किसी का भी रक्त समूह O नहीं हो सकता है, इसलिए आपका मेरे बच्चे जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर है। यह तस्वीर एक बंदर की है जो उल्टा लटक करके केला खा रहा है, क्या खाना उसके पेट में पहुंच जाएगा। देखिए, तो पहला ऑप्शन है नहीं, नहीं क्योंकि यह जब उल्टा लटक रहा है तो केवल श्वास नली खुली रहेगी और खाना उसके फेफड़ों में जाएगा। देखो, उल्टा लटक कर केला खा रहा है, क्या खाना उसके पेट में पहुंच जाएगा, नहीं, तो ये गलत बात है, पेट में पहुंच जाएगा खाना। अगला देखो, हाँ, भोजन श्वास नली की मांसपेशियां खाने को पेट की ओर ले जाने में मदद करेंगी, तो बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चों, ये भोजन जो है पहुंच जाएगा क्योंकि भोजन नली की जो मांसपेशियां हैं खाने को पेट की ओर ले जाएंगी, ठीक है। अब और ऑप्शन और देख लेते हैं अपन, क्या लिखा है ऑप्शन में, हाँ, क्योंकि जो भी खाना खाया जाता है वह पेट द्वारा अंदर चूस लिया। भाई साहब, पेट यहाँ कहाँ से, अभी तो मुंह में ही गया है। तो माने मेरे बच्चों इसका जो ऑप्शन जो अपना करेक्ट था वो कौन था, बी था। भोजन, बंदर उल्टा लटका हुआ है, भोजन खा रहा है, तो भोजन नली की जो मांसपेशियां होती हैं खाने को पेट की ओर ऊपर की ओर खींच लेती हैं, तो बी ऑप्शन मेरे बच्चों इसका एकदम करेक्ट आंसर था आपका। फिर आपसे पूछा गया था मेरे बच्चों कि दीप्ति ने एक सूक्ष्मदर्शी देखी, एक दीप्ति ने लड़की है, उसने सूक्ष्मदर्शी में देखी गई कोशिका इस प्रकार से देखी। अब मेरे बच्चों प्रश्न पूरा पढ़ें, प्रदर्शित कोशिका निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हो सकती है। माना माइक्रोस्कोप में उसको इस प्रकार की कोशिका दिखाई दी, अब ये पता नहीं चल रहा है ये किसकी कोशिका है, तो आपके पेपर में मेरे बच्चों ये स्पष्ट दिख रहा होगा, दिखेगा, यदि आता है दोबारा से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप सभी को पता है। तो मेरे बच्चों यहाँ आपको शायद दिखे, यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है मेरे बच्चों पेड़ पौधों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, तो क्लोरोप्लास्ट है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो ऑप्शन देख लो, मादा ये तो जीव है, कवक का बीजाणु मेंढक के शरीर से, गाजर के टुकड़े से, गाजर क्या है, पौधा है, तो गाजर का जो टुकड़ा है मेरे बच्चों उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, किसमें, गाजर के टुकड़े से। मेरे बच्चों अब आपका 81वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कंकाल का कार्य नहीं है। कंकाल हमारे में अपने हड्डियों का ढांचा माने स्केलेटन सिस्टम, इसका कार्य नहीं है। देखिए, तो खनिज भंडारण करना महत्वपूर्ण, देखो ऐसा प्रश्न आया मेरे बच्चों तो चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं। महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा, ये तो कार्य है। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, ये भी कार्य है। अविषाक्तीकरण, ये मेरे बच्चों कोई कार्य नहीं है। माने जो आपका हड्डियों का ढांचा है मेरे बच्चों, ये विष को दूर कैसे कर सकता है, कर ही नहीं सकता। विष को दूर करता है आपका यकृत लिवर। खनिज भंडारण का इसलिए सही है क्योंकि आपकी हड्डियां जो हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हैं, तो कैल्शियम फास्फोरस का उनमें संग्रहण होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है मेरे बच्चों कौन सही होगा, आपका डी ऑप्शन आपका मेरे बच्चों एकदम करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बिलीरुबिन बिलीवर्णन वर्णक जो है किस में पाए जाते हैं। तो बिलीरुबिन बिलीवर्णन वर्णक जो है पित्तरस में पाए जाते हैं। अब देखिए, किसी प्रश्न का यदि आपको आंसर नहीं आता तो आप
इंग्लिश वर्जन भी देखें, बिलीरुबिन, बिलीवर्डन, पिगमेंट्स आर फाउंड इन, क्या लिखा है बिलीरुबिन, और देखिए क्या लिखा है बिलीरुबिन बिली। तो देखिए यदि आप इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो उत्तर प्रश्न में ही छिपा रहता है। तो माना हिंदी का भी देखें आप, कई प्रश्न ऐसे होते हैं हिंदी का हिंदी में तुरंत मिल जाता है, इंग्लिश में नहीं मिलता। तो जिस प्रश्न में आप अटकें तो हिंदी वर्जन भी उसका आप जरूर देखें। तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डन जो है किस में पाए जाते हैं, पित्तरस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में कितने जगत में यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो 5 जगत में से 4 में ये रखा गया है। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, और सभी प्रश्न मेरे बच्चों मेरे बैच से पूछे गए थे, मेरे नोट्स से पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि द्विनिषेचन क्रिया का क्या अर्थ है। द्विनिषेचन माना 2 बार निषेचन होना। तो एक नर युग्मक का केंद्रक अंड केंद्रक के साथ संलयन करता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है, 2 बार इसमें निषेचन हो रहा है। तो इसलिए आपका जो आंसर मेरे बच्चों पहला एकदम करेक्ट है। 12th का ये प्रश्न है। तो मेरे बच्चों 10 की किताब से कुछ नहीं होने जाने वाला, कुछ भी नहीं होने जाने वाला मेरे बच्चों। आपको बैच लेना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी का बैच लें, गुणवत्ता परखें, आप उसी टीचर का बैच लें। अगला प्रश्न, यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक पुनः होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि देखो जब चेचक के रोगाणु जो है प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं से इसकी प्रतिक्रिया करता है और स्मरण कोशिकाएं बन जाती हैं। मेरे बच्चे क्या होता है, जब कभी आपको चेचक हुआ तो अपने शरीर के अंदर कुछ स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं, और माने उसको पता, ऐसे कभी घर में सांप आए तो आपको पता है सांप डंडे से मार सकते हैं, तो आपने डंडा रख लिया। कभी दोबारा सांप आएगा तो आप डंडा उठा करके उसको मार दोगे। अलग अलग जीव के लिए अलग अलग तरीके से आप उसको निपटा सकते हो, मार सकते हो। इसी प्रकार अपना शरीर होता है। तो चेचक कभी हुआ और चेचक को मारने की उसने दवाई खोज ली, लठ खोज ली उसके लिए, आपको दोबारा कभी चेचक होगा तो वही जो स्मरण कोशिकाएं जो स्मृति में हैं वो याद है, क्या याद है, इसको कैसे इन वायरस को, चेचक वायरस को कैसे मारा जाए, तो स्मरण कोशिकाएं बन जाती हैं। इसलिए मेरे बच्चों आपका जो है करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला है। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, ऑस्मोसिस किसमें सहायक है। ऑस्मोसिस माने मेरे बच्चों होता है परासरण, ठीक है। तो जो परासरण है कोशिकाओं में जल के वितरण में सहायक है, रक्षक कोशिका की आसुनता में सहायक है, तुषार से प्रतिरोधकता में सहायक है। इसलिए आपका आंसर उपरोक्त सभी सही है। तो परासरण क्रिया क्या है, परासरण किसे कहते हैं, जब उसका आप 2 नंबर का उत्तर अपन याद करते हो तो सभी कुछ में क्वेश्चन मिलते हैं, सभी पॉइंट मिलते हैं आपको। परासरण सहायक है, परासरण किसे कहते हैं, परासरण का महत्व कोशिकाओं से जल के वितरण में, रक्षक कोशिका की आसुनता में, तुषार से प्रतिरोधकता में। 87वां मेरे बच्चों प्रश्न पूछा गया है कि चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाए। चावल का पानी है उसमें आयोडीन की बूंदें अपन मिला रहे हैं, तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। तो विलयन का रंग कैसा जाता है, नीला काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है। तो चावल के पानी में क्या है, ये चावल के पानी मेरे बच्चों स्टार्च है। ये तो प्रैक्टिकल में 8 में 9 में 10 में अपन को सिखाया जाता है। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न पूछा गया है मेरे बच्चों आपसे कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह किसके कारण से होता है। यदि आप दौड़ रहे हो तो आपके पैर चलती नहीं, एकदम चिपक से जाती हैं कुछ समय बाद, ऐसा कैसे होता है। और तो इसका उत्तर तो मेरे बच्चों हो गया कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। इसका आंसर तो ये हो गया पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। अब थोड़ा समझो आप, जब आप दौड़ते दौड़ते थक जाएं तो थकने के बाद मेरे बच्चों आपकी इच्छा होती है कि पर रबे में लेट जाए। पर रबे को बोलते हैं अपन लेटना। पर रबे माने पायरुवेट और लेटना माने लैक्टिक अम्ल। तो पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है, याद कर लो। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है मेरे बच्चों मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों से बनता है, इसलिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों इसका आंसर करेक्ट है। दीपा ने, मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, दीपा ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उसने देखा कि कई लोगों के गले में गांठें थीं। आपके पास भी ऐसा अनसीन, ऐसा मिले अनसीन, तो आपको लगे उस पर आप थोड़ा मार्क करते जाएं।
उन्होंने इसे गर्दन में सूजन की बीमारी बताया। क्या यह जानने को उत्सुक थी? वह यह जानने को उत्सुक थी ऐसा क्यों हुआ, और उसने कारण और बीमारी पर बहुत शोध किया। उसने पाया कि यह बीमारी अंतःस्रावी ग्रंथि की खराबी के कारण होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि इस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये तो आम बात है, टीवी में प्रचार भी आता है। आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे तो घेंगा हो जाएगा, घेंगा गले का रोग हो जाता है, गला सूज जाता है, तो सबको पता है। और थायराइड ग्रंथि होती है गले में, तो थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। तो इसका आंसर जो है थायराइड ग्रंथि। आंसर क्या है? थायराइड ग्रंथि। तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि इसके लिए जिम्मेदार है? थायराइड ग्रंथि इसके लिए जिम्मेदार है। अब 91 नंबर पर क्या पूछा गया मेरे बच्चों कि लोग किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो लोग जो हैं घेंगा रोग से पीड़ित हैं। गले की बीमारी को घेंगा कहते हैं, तो टीवी में प्रचार आता ही रहता है। अब इस रोग का संभावित कारण क्या है? इस रोग का संभावित कारण क्या है कि भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होना। देखो ये तो टीवी में प्रचार आता रहता है, आयोडीन वाला नमक। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के उत्सर्जन के तंत्र के संबंध में सत्य कथन आपको इसमें देखना है। देखिए यहाँ पर मानव के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। मेरे बच्चों एक प्रश्न एक और पूछा जाता है कि वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। पहला सही हो गया आपका। वृक्क स्राव में यूरिया की मात्रा, देखो ये गलत है, एक गलत है। वृक्क स्राव में यूरिया की मात्रा अधिक हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो फिल्टर कर देता है, ठीक है, तो ये गलत है आपका। तीसरा देख लो, छनन की क्रिया बोमन कैप्सूल में होती है, माने संपुट में होती है। यकृत स्राव में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। यकृत यूरिया बनाता ही है, तो यकृत स्राव में यूरिया की मात्रा अधिक होगी। तो माना पहला और आपका तीसरा और जो चौथा एकदम करेक्ट आंसर है आपके। तो यदि हम विकल्प देखते हैं तो इसका आंसर जो है आपका बी एकदम करेक्ट निकलता है। कथन 1, 3 और 4 सही। इस पेपर में से भी नए पेपर में प्रश्न बनाएंगे तो पूरा पेपर आप अच्छे से याद कर लें, रट लें। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन किस में घटित होता है? तो ये घटित होता है आपका एक्सॉन में। भूख का केंद्र, भूख लग रही है आपको मेरे बच्चों, तो जो भूख का केंद्र है मस्तिष्क में कहाँ होता है? मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये मेरे बच्चों होता है अग्र मस्तिष्क में। कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में। तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या एकदम करेक्ट है? एक्सॉन एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो भूख का केंद्र है मस्तिष्क के किस भाग में होता है? माने जो भूख लगती है मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या है? एक्सॉन एकदम। तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या है? एकदम करेक्ट उत्तर है आपका एक्सॉन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे बच्चों अगला प्रश्न है आपका कि भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो भूख का केंद्र मस्तिष्क के मेरे बच्चों अग्रभाग में होता है। अगला प्रश्न मेरे बच्चों कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी और शुद्ध बौने पौधे टीटी में संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का मेरे बच्चों अनुपात क्या होता है? तो ये जो अनुपात निकलता है वो 3:1 निकलता है। 3 लंबे पौधे, 1 बौने पौधे इसमें बनते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बहुत सरल कि निम्नलिखित में कौन से समूह में जैव निम्नीकरण, जैव माने जिंदा हैं जी, ठीक है, मनुष्य ने नहीं बनाए, और निम्नीकरण माने सड़ गल करके नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं? सी ऑप्शन हम देखते हैं कि फलों के छिलके नष्ट हो जाते हैं अपने आप, केक खाते वो और नींबू अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो जैव निम्नीकरण वाले ये पदार्थ हैं। बाकी की बात करें ऐसे एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, ये अजैव निम्नीकरण है। कौन? प्लास्टिक है, कांच है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण था, हमने बताया था पिछले जब वीडियो बैच में आपको बता रहे थे 100% आएगा, वो आया था। एक वयस्क आदमी का सामान्य बीपी है 120/80 mmHg। और मैंने ये भी बताया था पिछले साल जब ये चैप्टर हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले 120 लिखा होगा, वहीं आप कन्फ्यूज होंगे। 120/80 लिखा होगा, 80/120 लिखा होगा, तो 120 पहले लिखा होगा, वही आंसर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भोजन, प्रकाश तथा स्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा किसमें होती है? जहां एक ही समाज के लोग रहते हों, एक ही क्षेत्र में उगने वाली
निकट से संबंधित जातियां, तो उन्हें भी आपस में संघर्ष होता है। सही बात है, एक दूसरे को लोग सुहाते ही नहीं है, समझ में नहीं आता। अगला प्रश्न है कि एक इकोसिस्टम में, एक जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें प्राथमिक उत्पादक अधिक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। सही बात है। माने इसको ऐसे समझो, पेड़ पौधे हैं और उनको खाने वाले जीव हैं, तो पेड़ पौधे ज़्यादा हैं कि खाने वाले जीव ज़्यादा हैं? पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। तो जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनको खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनसे अधिक होते हैं। कौन? प्राथमिक उत्पादक। और आपको क्रम पता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो आशा करते हैं आपको ये हमारे द्वारा समझाई हुई जानकारी समझ में आई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रत्येक वर्ष के पेपर और प्रत्येक विषय के पेपर आपको इस YouTube चैनल पर अगले कुछ दिनों में मिलने जा रहे हैं और इनसे ज़बरदस्त आपको हेल्प मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।